हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने बात करी थी कंपैरेटिव मेथड के सिग्निफिकेंस की। आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड के बारे में। जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड की, तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि कंपैरेटिव मेथड में जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने चर्चा करी, जिससे ये तो प्रूव हो जाता है कि वो मेथड बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है हमें स्टडीज़ को एनालाइज करने के लिए एट्सेट्रा। पर हर चीज़ इतनी पॉजिटिव नहीं जितना वहाँ पे दिखती है। अब अगर हम बात करें कंपैरेटिव मेथड की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कंट्रीज जो हैं वो बहुत यूनिक होती हैं। और आज जितने भी हमने वेरिएबल्स अभी तक पढ़े हैं, वेरिएबल्स का मतलब जितने भी स्कॉलर्स और उनकी अप्रोचेज और थॉट्स हमने पढ़े हैं, वो वेरिएबल्स आज की डेट में लिमिटेड हैं एक इफेक्टिव कंपैरिजन के लिए। हमने बहुत सारी अप्रोचेज के बारे में चर्चा करी पिछली कुछ क्लासों में। फिर हमने कुछ स्कॉलर्स की भी बात करी पिछले कुछ लेक्चर्स में, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप कुछ वेरिएबल्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हो। पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इतनी यूनिक हैं कि ये जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं, ये एक इफेक्टिव कंपैरिजन के लिए लिमिट क्रिएट करते हैं, पहली बात तो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हम कंपैरिजन की बात करें और कंपैरेटिव मेथड की बात करें, तो यहाँ पर जो भी डेटा जेनरेट हो रहा है, हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस डेटा को कुछ ज्यादा ही ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। केस इन पॉइंट की, अगर आपको याद होगा कि अभी हमने सिम और लिपसेट की बात करी। हमने कहा सिम और लिपसेट कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन को आप जो है यूज करो। अब ये जो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन है, इसका जो डेटा जनरेट हो रहा है, आप उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हो हर एक कंट्री में, खास करके कि इस कंट्री का जो भी डेटा आपको मिल रहा है उसके बेसिस पे डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, आज जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में सबसे पहले क्या है कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन है, सिटीजन्स का जो पॉलिटिकल सिस्टम से इंटरैक्शन है, वो इंटरैक्शन इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कि अगर इलेक्शन हुआ तब इंटरैक्शन है, कोई गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तब इंटरैक्शन है। पर एक डे टू डे पॉलिसी मेकिंग में इंडिया के लोगों का रोज के रोज पॉलिसी बनाने में तो कोई इंटरैक्शन नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में जो स्विट्जरलैंड के सिटीजन्स हैं, वो डे टू डे लेवल पर डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन के नाम पर पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कंपेयर करके कह सकते हो कि भाई स्विट्जरलैंड का जो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन है वो इंडिया के साथ कंपेरेबल है? क्योंकि उसका डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन सेम और लिपसेट के मेथड से तो बिल्कुल अलग है। इंडिया का सेम और लिपसेट के एप्लीकेशन से मेथड बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, हम उसको कुछ ज्यादा ही ओवर जनरलाइज कर रहे हैं कि ये कंपैरेटिव फ्रेमवर्क बन रहा है, जबकि वो इफेक्टिव कंपैरेटिव फ्रेमवर्क नहीं है। तो एक टेंडेंसी है यहाँ पर, जो लिमिटेशन है कंपैरेटिव मेथड का, वो है ओवर जनरलाइजेशन। इस चीज से हमें बचना है। अब तीसरी चीज, आज की डेट में वी हैव कंटेक्चुअली यूनिक स्टेट्स विद डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स। देखो, ये सबसे बड़ी चीज है कि आज जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव मेथड की, तो कंटेक्चुअली कोई कई स्टेट्स ऐसे हैं जो पोस्ट कॉलोनियल हैं, कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस्ड लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही कर रखा है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में भी किसी प्रकार की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का भी पॉलिटिकल कल्चर अलग है। भाई फॉर दैट मैटर, इंडिया एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है। अफ्रीका में भी कई ऐसे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं। अब इंडिया और अफ्रीका के पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स का कंपैरिजन करना बड़ा टफ है, क्योंकि अफ्रीका का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बड़ा डिफरेंट है।
वहां पर जो है डेमोक्रेसी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हुई जिस तरीके से इंडिया में हुई है, और इंडिया में डेमोक्रेसी वैसे इवॉल्व नहीं हुई जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हुई है। तो यहाँ पर ये कहना कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेके उसके थ्रू कंपैरिजन कर रहे हो और सारे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स को फॉर दैट मैटर एक ही प्रिज्म से देख रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर इंडिया का अफ्रीका से अलग होगा, अफ्रीका का लैटिन अमेरिका से अलग होगा, लैटिन अमेरिका का साउथ एशिया से अलग होगा, साउथ एशिया के पॉलिटिकल कल्चर साउथ ईस्ट एशिया से अलग होंगे। तो आप एक सिंपल फ्रेमवर्क का कैसे इवॉल्व कर सकते हो? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी है कि जो पॉलिटिकल कल्चर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है, और वो पॉलिटिकल कल्चर्स में कंटेक्चुअली इस तरीके से एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाना और उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे एग्जामिन करना बहुत टफ है आज की डेट में। यहाँ पर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज और आ जाता है, वो है रिसर्चर का खुद का कल्चरल एम्बेडेडनेस, जिसकी वजह से बायसेस आते हैं। मेजॉरिटी कंपैरेटिव मेथड में जितने भी रिसर्चर्स और स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में हैं। वो स्टडी किसको कर रहे हैं? नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड को। नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड को स्टडी करने के टाइम पे वो वेस्टर्न रिसर्चर एंड स्कॉलर्स जो वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़े, जो वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज की पूरी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के आए हैं, वो आज की डेट में जब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स को समझते हैं और पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रिसर्च में एक बायस दिखता है। एक अमेरिकन स्कॉलर आज की डेट में अगर इंडिया के सैनिटेशन प्रॉब्लम को समझेगा और पढ़ेगा तो वो इंडिया की सैनिटेशन प्रॉब्लम को एक नेगेटिव नजरिए से ही देखेगा, क्योंकि ये सैनिटेशन चैलेंज अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में पहले कभी नहीं था। तो उसके लिए ये सैनिटेशन का चैलेंज पढ़ना एक पेजोरेटिव माइंडसेट से, यानी कि एक नेगेटिव माइंडसेट से, एक नेगेटिव बिलीफ से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जिस कल्चर से एम्बेडेड है वहां पर ये चैलेंज कभी था ही नहीं। तो हर रिसर्चर का एक कल्चर है जिस कल्चर में वो एम्बेडेड है, वो कल्चर उसकी कंट्री का है, वो कल्चर उसके एजुकेशन का है, वो कल्चर उसकी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज का है। और आज जब वो दूसरे कल्चर्स को पढ़ता है एक ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ बायस बहुत जनरली दिखती है। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर और पता है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज जितने भी ऑटोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहां पर डेटा इज लिमिटेड एंड इनकंसिस्टेंट। वहां पर डेटा इज लिमिटेड एंड इनकंसिस्टेंट, यानी कि हम कहने की क्या बात कर रहे हैं? भाई आज अगर टर्की है, रशिया है, चाइना है, यहाँ पर फ्री अवेलेबल डेटा है ही नहीं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पे डेटा गैदरिंग को डिस्करेज किया जाता है। गवर्नमेंट जो डेटा रिलीज करती है वो कंसिस्टेंट नहीं होता, कई बार वो बहुत लिमिटेड डेटा होता है। गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है इस तरीके से कि वो कहती है कि भाई हमारा डेटा हमारे पॉलिटिकल गोल्स और आइडियल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कहे कि भाई हमारा पॉलिटिकल गोल के साथ डेटा अलाइंड है, वही डेटा रिलीज किया जाएगा, तो ये डेटा इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज ये ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर ये डेटा ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता और अगर वो डेटा का हम यूज करके एक एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी बना रहे हैं तो वो पॉलिटिकल थ्योरी भी इनकंसिस्टेंट है। वो पॉलिटिकल थ्योरी कंसिस्टेंट कैसे हो सकती है जब तक डेटा ही आपके पास जो है उसका एक्सेस लिमिटेड है? तो कंपैरेटिव मेथड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस डेटा के ऊपर रिलाई करती है कि मुझे इस डेटा का प्रयोग करना है, वो डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि इस इन अवेलेबिलिटी और इनकंसिस्टेंट लिमिटेड डेटा से रिसर्च किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में कंपैरेटिव मेथड में कि एक इनकंसिस्टेंट लिमिटेड डेटा प्योरली कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड has to be used by the political theory to create empirical research. So ये
प्रॉब्लम्स को आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंटली एक्सप्लेन किया है एक स्कॉलर जिनका नाम है थेडा स्कॉकपोल। थेडा स्कॉकपोल ने कहा कि देर इज कॉम्प्लेक्स कॉजैलिटी। कॉम्प्लेक्स कॉजैलिटी, थेडा स्कॉकपोल का ये जो कॉम्प्लेक्स कॉजैलिटी पैराडाइम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इस पैराडाइम का? इस पैराडाइम का मतलब ये है कि थेडा स्कॉकपोल कहती है कि देर आर टू मेनी थिंग्स that are happening today. World is very complex, and using J.S. Mill's framework to find the cause very difficult. देखो, हमने कंपैरेटिव मेथड में ये चर्चा की थी। हमने कहा था ये पॉइंट कि J.S. मिल ने बोला कॉजल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आप कॉजल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप कंपैरिजन इजीली कर पाओगे। और थेडा स्कॉकपोल कहती है कि भाई देयर इज कॉम्प्लेक्स कॉजैलिटी। इसका मतलब ये है कि आज जेएस मिल का जो वर्ल्ड है वो उस समय का वर्ल्ड नहीं है जब जेएस मिल ने अपनी थ्योरी दी थी। उस समय वर्ल्ड वाज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स एज इट इज टुडे। आज वर्ल्ड में इतने इवेंट्स हो रहे हैं, इतना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, हर जगह इवेंट्स इंस्टेंटली हो जाते हैं। आप कितने कॉजेज ढूंढोगे? तो उसने ये बोला कि भैया कॉम्प्लेक्स कॉजेलिटी है जिसकी वजह से कंपैरेटिव मेथड इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। कंपैरेटिव मेथड में ये लिमिटेशन आ रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तो तय है कि एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जेएस मिल के मेथड ऑफ अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी है कि हम जो वो कॉजल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो जेएस मिल ने बोला, थेटा स्कॉकपोल कहती है कि वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली बहुत टफ है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। इसी को आगे बिल्ड किया एक और स्कॉलर ने जिनका नाम है महूनी एंड रॉस्चमर। महूनी एंड रॉस्चमर ने क्या बोला? इन्होंने ये बात बोली कि आज डेटा एनालिसिस कॉम्प्लेक्स है। ये चीज अभी हमने आइडेंटिफाई करी थी कि जब डेटा इनकंसिस्टेंट है, डेटा ही लिमिटेड है, लिमिटेड इनकंसिस्टेंट डेटा का आज एनालिसिस करना कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि जब आप इस डेटा का प्रयोग करके एम्पिरिकल थ्योरी बनाओगे तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो कितनी एम्पिरिकल होगी। आप तो ये अजम्पशन लेके चल रहे हो कि जो डेटा आपको मिला है वो परफेक्ट डेटा है, पर ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि वो परफेक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक स्टेट्स आज की डेट में डेटा रिलीज ही नहीं करते। जब वो डेटा रिलीज ही नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? हम तो असम्पशन लेके बैठे हैं कि वो परफेक्ट डेटा है, और अगर वो परफेक्ट डेटा है तो हमने ये असम्पशन ले लिया कि इम्पिरिकल थ्योरी है। तो इम्पिरिकल थ्योरी तो हो नहीं सकती अगर डेटा ही इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर मोहनी ने और रिश्मर ने यही बात बोली कि भैया आप इस चीज को इम्पिरिकल किस हद तक कह सकते हो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को, जब डेटा ही आपके पास इनकंसिस्टेंट आ रहा है। और ये पॉइंट को आगे इस्टेब्लिश किया जियोवानी सरतोरी ने। जियोवानी सरतोरी ने बोला कि देर इज टू मच ऑफ कंसेप्चुअल स्ट्रेचिंग। इसका क्या मतलब है? जियोवानी सरतोरी के इस पॉइंट का क्या मतलब है कि देर इज टू मच ऑफ कंसेप्चुअल स्ट्रेचिंग? इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बात बोली कि आज जब हम नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को स्टडी करने के लिए वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस हद तक ये वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को स्टडी करने में हमारी मदद करेंगे? ये बहुत बड़ा इशू है। सरतोरी ने ये बात बोली कि भाई फॉर एग्जांपल आप करप्शन को स्टडी कर रहे हो। अब आपने कहा कि भाई सिंगापुर में
करप्शन की स्ट्रेटेजी जो अपनाई गई वो ये थी कि करप्शन को टैकल करने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरीज उन्होंने इतनी बढ़ा दी, और सिंगापुर में जो कॉरपोरेट क्लास की सैलरी होती है वो पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरी हो गई। अगर पब्लिक सर्वेंट्स को कॉरपोरेट क्लास की सैलरी मिल रही थी सिंगापुर में, जो सिंगापुर का मॉडल था करप्शन को टैकल करने का, तो उससे सिंगापुर में एटलीस्ट करप्शन नहीं हुई, क्योंकि जब सैलरी आई थी, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को करप्ट होने की आवश्यकता नहीं हुई। पर क्या ये मॉडल आज की डेट में इंडिया जैसी कंट्री में अपनाया जा सकता है? क्या आज की डेट में एक इंडिया में न्यूली रिक्रूटेड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम को या कलेक्टर को हम 10 लाख रुपए महीना दे सकते हैं? नहीं दे सकते सैलरी। आप इंडिया छोड़िए, आप सिंगापुर मॉडल को अफ्रीका में अपना के देखिए, क्या वो अफ्रीका में अपनाया जा सकता है? वहां पर पब्लिक सर्वेंट्स को, जहां पर सोसाइटी की परचेजिंग पावर पर कैपिटा इनकम इतनी लो है, क्या उनको इतनी हाई कॉर्पोरेट लेवल की सैलरीज दी जा सकती हैं? ये क्या हो रहा है? इसको कहा जियोवानी सरतोरी ने कंसेप्चुअल स्ट्रेचिंग। सिमिलरली उन्होंने ये बात बोली कि भाई आज की डेट में जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एंटी करप्शन लॉज की, हम जनरली कहते हैं कि वर्ल्ड को, किसी भी कंट्री को अगर एंटी करप्शन लॉ बनाना है तो वो स्कैंडिनेविया की कंट्रीज के लॉज को देखे। भाई आप स्कैंडिनेविया के कंट्रीज के लॉज को, उनके कॉन्टेक्स्ट को बिना समझे हुए उस लॉ को अगर आप कॉपी करके इंडिया में ला रहे हो, वो इफेक्टिव नहीं होगा। भाई फॉर एग्जांपल इंडिया में जब हम आज की डेट में आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके इंडिया में एक लॉ है। हम कहते हैं कि इंडिया में इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी आरटीआई के थ्रू पब्लिक को मिलनी चाहिए। ये बात अच्छी है, ये गवर्नेंस के लिए एक बहुत क्रूशियल पैराडाइम है। पर क्या आपने कभी ये देखा है इंडिया में कि सड़क पे चलते हुए, राह चलते हुए लोगों को आरटीआई के बारे में पता है? क्या आपको ये पता है कि इंडिया का जो यूथ है उसको आरटीआई के बारे में पता है? इंडिया का यूथ आज की डेट में इंस्टाग्राम पे छपरी टाइप रीलें बनाने में लगा हुआ है, उनको आरटीआई की नॉलेज ही नहीं है। उनको इस चीज के बारे में नहीं पता है कि एक ऐसा टूल है जिससे हम गवर्नमेंट को एम्पावर करके कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग को समझ सकते हैं। कभी आपने इंस्टाग्राम पे इस प्रकार के पेजेस देखे कि जहां पर लोग, यूथ हमारा खास करके आरटीआई डाल डाल के लोगों को एक पब्लिक ओपिनियन दे रहा है कि देखिए गवर्नेंस में गवर्नमेंट फंक्शनिंग ऐसे हो रही है, ये हो रही है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जियोवानी सार्टोरी ने कहा कि ये कंसेप्चुअल स्ट्रेचिंग है। आपने आरटीआई का एक मॉडल वेस्टर्न कंट्री से उठाकर इंडिया में इम्पोज कर दिया विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया की जो सोसाइटी है वो आरटीआई जैसी चीज को अभी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। 2005 में आरटीआई का लॉ आया, 2025 चल रहा है, आप सोचिए 20 साल हो गए इस लॉ को आए हुए, और 20 साल में ये लॉ इस प्रकार से भी इवॉल्व नहीं हो पाया कि इसका परकोलेशन अभी तक ग्राउंड लेवल पर जा चुका है। अगर आज गवर्नमेंट ये सर्वे भी कराए कि कितने परसेंट लोगों को आरटीआई जैसे लॉ के बारे में नॉलेज है, तो कम से कम 50% से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन होगी जिसको पता ही नहीं होगा ऐसा लॉ है इंडिया में। इसको कहते हैं कंसेप्चुअल स्ट्रेचिंग। तो ये सारे लिमिटेशंस जो कंपैरेटिव मेथड के हैं, इससे एक चीज तो प्रूव हो जाती है कि कंपैरेटिव मेथड एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव अभी तक नहीं क्रिएट कर पाया है इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर। तो ये चीज आपको कंप्लीटली अब क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छे से चीजों को मेमोराइज कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए और नोट्स बनाते रहिए वीडियोस के। नोट्स आपके काफी बनेंगे। अभी सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चल रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि हम किस डेप्थ में कर रहे हैं। इस डेप्थ के बियॉन्ड कोई डेप्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको अच्छे से कीजिए। कोई किताब, कोई पीवाईक्यू, कोई आंसर राइटिंग पॉल साइंस की करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। फोकस कीजिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको मेमोराइज करने के लिए। और जीएस में आंसर राइटिंग करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। क्लासेस में हम कर ही रहे हैं। एथिक्स मैं बार बार बोलूँगा, बहुत अच्छे से कीजिए, बिकॉज एक, अगर आपका एग्ज़ाम पास आपको करना है तो तीन ही आपकी चीज़ें हैं: एथिक्स, एसे, ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको यहाँ पर पूरा फ्री पढ़ा ही रहा हूँ, ये आपका पूरा कमांड में आ जाएगा। क्लासेस में मैं आपको एथिक्स और एसे बहुत अच्छे से करा रहा हूँ। ऐसे हम लोग खैर अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे जैसा मैंने आपको बोला, बट एथिक्स क्लासेस में ऑलरेडी चल रहा है।
और ये एथिक्स जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों की तीनों आपके कमांड में आ जाएंगी। साथ साथ करंट अफेयर्स जरूर करते रहिए, न्यूज़पेपर्स को निगलेक्ट मत कीजिएगा। 20 जुलाई की जो वर्कशॉप थी, उस वर्कशॉप में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि बहुत सारे बच्चों के मेरे को 20 जुलाई के बाद आज तक ईमेल्स आते हैं कि जब से वो सेशन उन्होंने अपनाया और जब से वो सेशन में जो मैंने चीज़ें उनको बताई, उससे उनकी न्यूज़पेपर रीडिंग इतनी पावरफुल और इफेक्टिव हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये सारे बच्चे जो है बहुत ही क्लोज अपने गोल के होते जा रहे हैं। वाइल मार्केट में अभी भी बच्चे जो है वो करंट अफेयर्स को लेकर स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर लोगों को डायरेक्शन और दिशा मिल चुकी है। तो न्यूज़पेपर अच्छे से करते रहिएगा। और जो जो ये पॉलिट साइंस में भी हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर जो मैंने आपको बताया उसमें आपको जितने एप्लीकेशन रोज दिख रहे हैं, उनको भी अप्लाई करते रहिएगा। बाकी एथिक्स, इकोनॉमिक्स, इन पे खास फोकस कीजिए। मैं फिर बोलूंगा, दे आर क्रूशल सब्जेक्ट्स, की डिसाइडिंग फैक्टर्स। और एथिक्स क्लास में हम कर ही रहे हैं, आपको इसके सिवाय एथिक्स में कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। जितना क्लास में हम करेंगे और जो केस स्टडीज हम करेंगे, आपके 130 नंबर से कम बिल्कुल नहीं आएंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।